आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बंगाल के पहले फेज का इम्तिहान आज खत्म हो गया है। 152 सीटों पर आज बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हुई। ये बम्पर वोटिंग कई लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले फेज में जिसने भी लीड बनाई बंगाल में उसकी ही किस्मत चमकेगी। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को देखकर एक बात तय है कि ये चुनाव लहर वाला चुनाव है। लहर किसकी चली है ये 4 मई को सामने आ जाएगा। हालांकि आज भी इस बम्पर वोटिंग को टीएमसी और बीजेपी दोनों अपने अपने तरीके से डिकोड कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बीजेपी की जीत बता रही हैं, परिवर्तन की आंधी करार दे रही हैं। 4 मई को टीएमसी की एक्सपायरी डेट डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज ये भी बताया कि अपने 50 साल के सियासी करियर में पहली बार उन्होंने बंगाल के चुनाव में इतनी शांति देखी है, इतना जबरदस्त मतदान देखा। बीजेपी उत्साहित है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि ये बम्पर वोटिंग उनके वोटर्स के लिए है। वहीं टीएमसी इसे अपने फेवर में बता रही है। हालांकि ये बात भी सच है कि आज हुआ ये मतदान 1-2 घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण ही हुआ है। जिस सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर टीएमसी इतना अकबबूला थी, आज उसी की बदौलत ये संभव हो पाया है। एक तरफ बीजेपी और टीएमसी के दावे हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल के तीसरे प्लेयर राहुल गांधी बीजेपी को एज देते दिख रहे हैं। राहुल ने वीडियो जारी कर बता दिया कि बंगाल में बीजेपी की मजबूती ममता बनर्जी की वजह से है। ना वो पोलराइजेशन करती, ना बीजेपी को फायदा होता। ऐसे में सवाल है कि बंगाल की बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं। सवाल ये भी कि पहले फेज की लहर आखिर किसकी है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का बयान। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। प्रचंड विजय मिली है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए। वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। तो बीजेपी से अपने पक्ष की वोटिंग बता रही है, टीएमसी को इससे और उम्मीदें हैं। आइए सबसे पहले आपको आंकड़ों के जरिए बताती हूं कि आज पश्चिम बंगाल में दरअसल कितनी बम्पर वोटिंग हुई है और इसे कैसे चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। 2021 के कंपैरिजन में अगर देखें तो इस बार का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। आप नॉर्थ बंगाल की बात करें, शाम 4 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं और जैसे ही ताजा अपडेट आएंगे वो भी आपको बताऊंगी। फिलहाल अलीपुर द्वार की बात करें तो 80.53% शाम 4 बजे तक मतदान हो चुका है। कूच बिहार की बात करूं तो ये 82.26% है। जलपाईगुड़ी में 81.92% मतदान हुआ है। दार्जिलिंग की बात करूं तो यहां 79.54% मतदान हुआ है। तो वहीं कालिम्पोंग में 77.07% मतदान हुआ है शाम 4 बजे तक। नॉर्थ दिनाजपुर में 80.32% हुआ है। साउथ दिनाजपुर में 84.49% मतदान हुआ है। और मालदा की बात करूं तो मालदा में भी जो मतदान है वो 79.22% हुआ है। शाम 4 बजे तक का ये आंकड़ा आपके साथ सामने है। इसके अलावा बाकी जिलों की बात करें, साउथ बंगाल की बात करें तो यहां मुर्शिदाबाद में 82.72% मतदान हुआ है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका जहां 82.72% मतदान हुआ है, जबकि बीरभूम में 83.22% मतदान हुआ है। पश्चिम बर्धमान में 78.44% हुआ है और पूर्व मेदिनीपुर में 81.94% मतदान हुआ है। 2021 में कुल वोटिंग इन इलाकों में 84.90%
प्रतिशत थी। यानी जब फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा तो ये काफी ज्यादा होगा 2021 के कंपैरिजन में। अब जंग महल के इलाके की भी बात कर लेते हैं। बांकुरा की बात करूं तो यहाँ 82.88% मतदान हुआ है शाम 4 बजे तक। झारग्राम की बात करूं तो 84.04% मतदान हुआ है। पुरुलिया की अगर बात कर लें तो पुरुलिया में 78.97% मतदान हुआ है और पश्चिम मेदिनीपुर में 84.07% मतदान हुआ है। 2021 से कंपैरिजन करें तो 2021 में कुल आंकड़ा 85.23% था। अब जब 4 बजे तक ही 80% से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि फाइनल आंकड़ा और भी ज्यादा होगा और इसी को लेकर काफी उम्मीदें जग गई हैं बीजेपी में। और बीजेपी के नेता ये ऐलान कर रहे हैं कि 4 मई को बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी का दावा भी कुछ ऐसा ही है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर ईसीआई, हमारे साथ हैं। सोफिया खान, नेता टीएमसी, और अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव जी, बम्पर वोटिंग देखकर आपके मन में क्यों खुशी के लड्डू फूट रहे हैं? देखिए प्राची जी, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट या एनालिस्ट नहीं हूं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और ग्राउंड पर काम करता हूं। पर एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर वोटिंग ज्यादा की जाती है किसी भी प्रदेश में तो वो परिवर्तन का संकेत होता है। इसको किसी भी प्रदेश की वोटिंग में आप जाकर के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जहां एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होगी, जहां परिवर्तन ज्यादा होना होगा, वहां पर लोग बढ़ चढ़ करके साइलेंटली जाते हैं और वोट करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि परिवर्तन उनके प्रदेश में हो। एक कारण ये जो बढ़ी हुई वोटिंग है, आपके अगर इन आंकड़ों पर ही मुझे विश्लेषण करना हो तो एक कारण वो है। दूसरी एक चीज और है, मुझे लगता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया बंगाल में की गई और बहुत से ऐसे मृत वोटर्स, बहुत से ऐसे वोटर्स जो नॉन एग्जिस्टेंट थे, बहुत से ऐसे वोटर्स जो केवल वोटिंग लिस्ट में थे पर थे ही नहीं बंगाल के अंदर, क्योंकि उनका नाम भी हटा दिया गया, तो जो शुद्ध सूची निकल करके आई वो सूची अब केवल उन लोगों की है जो बंगाल में वास्तव में रहते हैं और बंगाल के लोग हैं। अब उनमें से जो एक अच्छा बड़ा प्रतिशत जाकर के वोट कर रहा है तो भी वोटिंग नंबर्स परसेंटेज जो है वो हाई है। पर एक बात प्राची जी, मैं 10 सेकंड लेकर के आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये जो पहले फेज की वोटिंग हुई है जिसमें उत्तर बंगाल, आसनसोल, दुर्गापुर, मेदिनीपुर, पूरे इलाके में जो 152 सीटों की वोटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी अनप्रेसिडेंटेड रूप से बढ़त इस पूरे क्षेत्र में लेने जा रही है। हम लगभग 100 सीटों पर अभी के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से, जो ग्राउंड से हमारा कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ का हमारा एजेंट, पोलिंग बूथ के हमारे वर्कर्स जो ग्राउंड सेंटीमेंट को देख पा रहे हैं, ये इनपुट्स मुझे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए मुझे याद है बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकार होती है वहां पर भी अगर वोटिंग बढ़ती है तो आप उसे अपने ही फेवर में बताते हैं, और आज जब वोटिंग बढ़ी है तब भी से आप अपने ही फेवर में बता रहे हैं। यानी आपके राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां वोटिंग बढ़े तो प्रो इनकम्बेंसी, और अगर ममता के राज्य में बढ़े वोटिंग परसेंटेज तो एंटी इनकम्बेंसी। ये बड़ा खूब फॉर्मूला है आपका। प्राची जी, मैंने तो आपको अपना विश्लेषण दिया। अगर आप सहमत नहीं हो इससे कि ये बढ़ी हुई वोटिंग जो है ये ममता बनर्जी के लिए पक्ष में की जा रही है, 15 साल से कुशासन के बाद भी जनता बढ़ चढ़कर ममता बनर्जी को वोट दे रही है। आरजेकर और संदेश खाली के लिए होने के बाद भी 90% लोग जाकर के ममता बनर्जी के लिए वोट कर रहे हो। आपको लग रहा हो जहां जॉब्स नहीं हो, जहां लोगों के लिए सुरक्षा नहीं हो, डिग्निटी नहीं हो, जहां लोकतंत्र ना बचाओ, वहां के लोग इतने भारी संख्या में निकल करके ममता बनर्जी को फिर से चुनना चाह रहे हो। तो वो आपका विश्लेषण था। अब आप यहाँ बैठकर ये तो कहेंगे नहीं कि हमारे पक्ष में नहीं है। जाहिर बात है आप तो अपनी ही जीत का दावा करेंगे। ऐसा ही दावा अब सोफिया जी भी कर देंगी। अब ये पहचानना मुश्किल है कि भाई वोटर ने चुना किसको है, तो 4 मई को ही तय होगा। सोफिया जी, बीजेपी बड़ी गदगद है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, कह रहे हैं बम्पर वोटिंग हुई है ममता के कुशासन के खिलाफ और इससे हमारी जीत सुनिश्चित है। अनम्यूट कर लीजिए सोफिया जी, अनम्यूट कर लीजिए सोफिया जी अगर आपको आवाज मिल रही है तो। अच्छा चले, मैं सोफिया जी आपके पास आऊंगी। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, आप प्लीज अनम्यूट करेंगी तब आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पाएगी। आप अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज मुझ तक आ पाए। अब बोलें सोफिया जी।
नमस्कार, आदाब। मैं कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में इस बार फिर से महिलाओं ने, अगर पहले चरण में 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग किया है, तो ये बात समझ में आ रहा है कि महिलाओं को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सशक्त किया है, लक्की भंडार के नाम पे या कन्याश्री के नाम पे या रूपोश्री के नाम पे, या सदन में सबसे ज्यादा प्रतिशत महिलाओं को देकर, तो ये अपने आप में समझ में आता है कि महिलाओं को ममता बनर्जी के उपक्ष अभी कम से कम इस 5 साल में कोई नहीं चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जुमला में परिवर्तन नहीं किया है, जुमला में उन लोगों को सशक्त नहीं किया है जिस तरीके के वादे ये लोग कर रहे हैं। तो देखिए, तुलना करती है ना महिलाएं भाई, कि अगर बिहार में क्या हुआ, बिहार में महिलाओं को बोला गया अगर पैसे देने के लिए, या दिल्ली में कहा गया तो क्या किया गया। तो अभी महिलाओं के पास, सबके पास मोबाइल है, सारे लोग अभी देख पाते हैं कि अगर आप लोग कुछ यहाँ पर आके जुमला दे रहे हैं, वादा दे रहे हैं, तो उन लोगों को तुलना करने के लिए अभी अभी सबके पास मोबाइल है। अभी सब लोग समझ पाते हैं कि वाकई में क्या परिवर्तन ये लोग करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में, या फिर से वही घिसी पिटी धर्म की राजनीति लाना चाहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में धर्म की राजनीति के आधार पर नहीं, बल्कि उन्नयन के आधार पर लोग ज्यादा तादाद में, ज्यादा भारी मात्रा में। एक और चीज मैं कहूंगी, ये जो इस बार जो परसेंटेज बढ़ा है, इसका एक और कारण है, SIR करके जो जितने भी लोग यहाँ पर परेशान जरूर हुए, लेकिन एक SIR का एक मैं पॉजिटिव इंपैक्ट बताना चाहूंगी कि SIR में लोगों को एक, कह सकते हैं एक तरीके की जागरूकता, कह सकते हैं कि वोटिंग अधिकार को समझना चाहिए, हर लोगों को वोट करना चाहिए, घरों में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी इनसे कागज मांगा जा सकता है, कभी भी प्रमाण किया जा सकता है कि आपने वोट किया नहीं किया, आप वोटर थे नहीं थे। तो ये भी एक कारण है कि लोग ज्यादा भारी भारी वोटर्स जो है वो बाहर निकले और वोट किया। चुनाव के आते आते कम से कम SIR का एक फायदा तो TMC के नेता ने गिनाया। यही देखकर अच्छा लग रहा है कि कम से कम वो SIR जो अभी तक आपके निशाने पर रहा करता था, आज एक फायदा तो कम से कम आपको नजर आ रहा है कि SIR की वजह से क्या फायदा हुआ है। भाई बात यह है सोफिया जी, बात यह है, सिद्धार्थ यादव जी अभी मुझे जो अपना आंकलन, अपना जो कैलकुलेशन बता रहे थे, वो ये कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वोटर बाहर निकला है, परिवर्तन के लिए निकला है, इसीलिए लोग आश्वस्त हैं कि 4 मई को सरकार तो बीजेपी बनाने जा रही है। मुझसे सवाल है? जी जी, आप ही से है। हाँ जी, आप ही से सवाल है सोफिया जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चले ठीक, आपके पास मैं लौटूंगी। अब इसका अलग अलग आंकलन किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल का आज का ये जो चुनाव है, ये किस तरीके से संपन्न हुआ है फर्स्ट फेज का, ये मैं आपको बता देती हूं। बंगाल चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने 2.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को इस बार तैनात किया था। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, ऐसे में जो भी उत्पात करेगा उसे बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। बावजूद इसके मुर्शिदाबाद से लेकर दूसरे कई जगहों पर हिंसा हो गई। दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुमारगंज में तो बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिस कारण उन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पुलिस का एक जवान बीजेपी उम्मीदवार को बचाते हुए घटनास्थल से उन्हें लेकर भागता दिखा। बावजूद इसके पुलिस की मौजूदगी में ही कुछ लोग बीजेपी प्रत्याशी पर थप्पड़ और मुक्का चलाते नजर आए। मैं आज दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, 29 तारीख को एक भी मतदाता को उंगली भी लगाई तो आपकी जगह बंगाल की खाड़ी में होगी, बंगाल की खाड़ी में। चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब चुनाव आयोग की तारीफ गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि अभी भी अगर किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की तो बंगाल की खाड़ी में भेज दिया जाएगा। मोहम्मद अमीन साहब, बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हालांकि आज भी जो तस्वीर में कुमारगंज की दिखा रही थी, ऐसी तस्वीरें बड़ा परेशान करती हैं। इतनी तैयारियों के बावजूद भी अगर एक उम्मीदवार को पीटा जाए और पुलिस की सुरक्षा में पीटा जाए तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या अब भी इंतजाम नाकाफी थे। देखिए, जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो अभी SIR की प्रक्रिया की तो बड़ी तारीफ़ की है। मैं भी खुश हुआ, सभी लोग खुश हुए होंगे कि एक TMC के कार्यकर्ता ने, स्पोक्स पर्सन ने हमारे इलेक्शन कमीशन के SIR की तारीफ़ की। इनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। और जहाँ तक सवाल है, देखिए
इलेक्शन कराने का, तो इलेक्शन तो कराने की अपनी प्रक्रिया है, तरीका है और फोर्सेस डिप्लॉय किए जाते हैं। 2500 प्लेटून थी हमारी जो लगाई गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ऑब्जर्वर लगाए गए हैं सेंसिटिव एरिया में, इवन 100 ऑब्जर्वर्स अलग से लगाए गए हैं जो कि वहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं कि पीसफुली इलेक्शन हो। लेकिन अब छोटी मोटी घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हाँ उन पर कंट्रोल पाया गया। वो हिसाब ख़त्म हो गया जो याद होगा आपको पिछली बार कि 40 लोग मारे गए थे इलेक्शन के दौरान, और जिस तरीके से वहाँ पर उनको डराया धमकाया जाता था। आज हमारे वोटर डर धमक नहीं रहे, जिसकी वजह से आप परसेंटेज आप वोट देख रहे हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन का मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट किए जाएं, फ्रेंचाइज लोग यूज़ करें और अपने अधिकार का मतदान करें। आप ये देखिए उसका नतीजा आप शाम तक आप देखिएगा। अभी जो आपने रिपोर्ट दिखाई उसमें दिखाया कि 82 या 83% जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये 90+ जाएगा क्योंकि 2 घंटे तक चलेगा मतदान, तो 90+ जाना चाहिए। और उससे पता चलता है कि हमारे जो वोटर हैं कितने जागरूक हैं, उनके अंदर कोई भय नहीं है, भयमुक्त तरीके से चुनाव हो रहा है और वहाँ पे हमारे जो अधिकारी हैं चुस्त दुरुस्त हैं। हाँ, एक आध घटनाएं जो अभी आपने दिखाई वो तो हो सकती हैं, माना जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा चुनाव है। जिस बंगाल में बम धमाके और मर्डर हुआ करते थे, वहाँ ना तो कोई मर्डर हुआ है शाम तक आप देखिए, और ना ही किसी तरह की कोई वारदात ऐसी हुई है, गंभीर वारदात, ना किसी के पास बम चले हैं, ना बंदूकें चली हैं, ना कुछ हुआ है। वो एक पीसफुल हुआ है। और जो छोटी मोटी धक्के मुक्के की घटनाएं हुई वो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन हाँ उनको भी कंट्रोल किया गया है। ये है प्रशासन इलेक्शन कमीशन सेकंड फेज में चुनौती और बड़ी है। सेकंड फेज में कैसे कंट्रोल होगा या फर्स्ट फेज की तरह ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, 2 बातें हैं। एक तो चुनाव आयोग की पीठ थपथपाई जा रही है कि चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया, भाई हिंसा रहित चुनाव हो गया। और दूसरी बात ये बम्पर वोटिंग लहर है बीजेपी की, बीजेपी का दावा है। क्या अब भी आपको लग रहा है कि ममता चौका लगा पाएंगी जीत का? देखिए 2021 की घटना अगर आपको याद हो तो 2021 में भी 82% वोट पड़ा था और बीजेपी बोल रही थी क्या पता आपको, होलो रे 82% होलो रे एबार আমরা চলে আসবো। रिजल्ट आया तो की होलो रे बीजेपी गेलो रे। बीजेपी हार गई वहां पे और टीएमसी ममता दीदी आ गई। फिर अभी यही कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, अरे परसेंटेज बोलो रे 82 होलो रो আমরা চলে আসবো। रिजल्ट आएगा बोले रे दीदी आवार चले लो, আমরা आवार दिल्ली वापस चले जाए। तो आपको तो दिल्ली वापस आना है, वहां कुछ होने वाला नहीं है। परसेंटेज वहां हमेशा ही इतनी हाई रही है, 82, 83, 84, 85% वेस्ट बंगाल में हमेशा पड़े हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये तो बस परसेंटेज बढ़ा नहीं, होलो रे हल्ला मचाने लग गए। पता चल जाएगा रिजल्ट में कि होलो रे और कोथाय गेलो रे, दिल्ली चले जाएंगे आप, वहां पर कोई जगह ही नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी की हालत देख लीजिए क्या है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं विपक्ष जैसी भूमिका निभाते, रैली निकालते हैं। बताइए, जहां बीजेपी की सरकार मैंने देखा है रैली निकाल रहे थे। महाराष्ट्र में रैली निकाली, उत्तर प्रदेश में रैली निकाली, दिल्ली में रैली निकाले। बताओ यार, सत्ता इनकी, सरकार इनकी और रैली निकाल रहे हैं। अरे प्रभु, महिला आरक्षण में रैली निकाल रहे हो, हमारा आरक्षण देना है तो आओ दो ना, 543 सीटें आओ दो, 33% रिजर्वेशन। नहीं देने को तैयार, रैली निकाल रहे हैं। अरे सत्ता में हो कि विपक्ष में हो, पहले जनता को ये तो बताओ प्रभु कि हो कहां पे। आपका ये नहीं पता चलता सत्ता तो में दोनों बातें आपने ऐसी कर दी अनुराग भदौरिया जी, जिसमें इंडिया अलायंस की बातें भी झलक रही हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल को आप इतने अच्छे से जानते हैं, आज तो बंगाली बोल रहे हैं, तो आपने देखा होगा ममता बनर्जी सड़कों पर ही रहती हैं, वो भी सत्ता ही में है, वो भी वहां पैदल मार्च करती हैं। तो कभी उनसे भी पूछ लीजिए कि विपक्ष में जाने की तैयारी है या सत्ता में रहने की तैयारी। और दूसरी बात यह अनुराग भदौरिया जी, इनका कॉन्फिडेंस इसीलिए हाई है बीजेपी वालों का क्योंकि आपके इंडिया अलायंस के नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोहर लगा दी। भाई वो कह रहे हैं कि दीदी यहां हार रही है पोलराइजेशन की वजह से और बीजेपी मजबूत हो रही है। देखिए वहां पे कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। इंडिया गठबंधन की तरह थोड़ी है कि वहां मजबूर नेताओं का दल है। जी सर उसको बना दें, जी सर बना दीजिए सर, हम साथ हैं। यहां तो जब मजबूत दलों का गठबंधन होता है, कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है और कहना भी चाहिए। जो चुनाव लड़ते हैं अपनी बातें कहते हैं, उसमें क्या बुराई है। इंडिया गठबंधन लेकिन मजबूत है, इंटेक है। हमारे मतभेद नहीं है,
हमारे मतभेद हैं, मनभेद नहीं गलत है। समझ उनके जाते हैं आपस आप में अनुराग मतभेद होंगे, भदौरिया बेचारे जी। अपनी यहाँ पार्टियां तो अलग इंडिया अलग हैं। अलायंस कितना इंटैक्ट है, वहाँ मैंने TMC सवाल ही अलग नहीं है, पूछा कांग्रेस अलग आपसे, है, क्योंकि मुझे दोनों पता है चुनाव आप लड़ रहे इंडिया हैं। अलायंस के मजबूत होने के यहाँ कसीदे पढ़ने लग जाएंगे। मैंने तो सिर्फ इतना कहा, बीजेपी वालों का कॉन्फिडेंस इसीलिए हाई है क्योंकि मुहर लगाई है राहुल गांधी जी ने। अब राहुल गांधी जी तो बड़े नेता हैं, तो मानते होंगे ना अनुराग भदौरिया जी। अच्छा, आप वही सोचिए- आज वीडियो जारी करके कह रहे हैं, सुने अनुराग जी, वो अच्छा, अपनी ये- जीत अच्छा, का दावा आप- करते, अनुराग जी सुने, वो अपनी जीत का दावा करते तो मुझे लगता कि भाई टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है, हर दल अपनी जीत का दावा करता है, वो बीजेपी वालों को जिता रहे हैं भाई। अब आप सोच लीजिए कि बीजेपी वाले किस बात से खुश हैं। उनको लगता है विपक्ष के नेता ने कुछ बोल दिया, यही मेरी जड़ी बूटी मिल गई, अब इसी से मेरा थोड़ा सा सांसें चलेंगी, शायद कुछ इससे मिल जाए। अरे प्रभु, काम किया होता तो आपके दूसरे नेताओं ने क्या बोला उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपके तो कारनामे बोलते हैं, आपका तो धर्म की राजनीति करना, नफरत की बात करना। आप तो ऐसा बोलते हो, दुर्गा पूजा जब से बीजेपी वहां एक्टिव हुई तब से दुर्गा पूजा शुरू हुई, काली पूजा शुरू हुई, सरस्वती पूजा शुरू हुई, उसके पहले दुर्गा पूजा होती ही नहीं थी। आप जब से गए तब से दुर्गा पूजा आप करवा रहे हो, आप जब से गए तब से वहां दुर्गा पूजा और ये जो रामनवमी में जुलूस में इस तरह का पंगा होने लगा जो पहले कभी नहीं होता था। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी मानेंगे नहीं, आप लोगों ने लेकिन सिद्धार्थ यादव, अच्छा रुके मैं जवाब ले लूं। सिद्धार्थ यादव जी देखिए बंगाली में बोल रहे थे अनुराग भदौरिया जी, आज तो वो इतने खुश हैं, उनको लग रहा है इस बार फिर से चौका लगाएंगी दीदी, और बता रहे हैं आपको फिर दिल्ली लौटना पड़ेगा भाई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या प्राची जी, आप भी किन की बातों को ले रहे हैं? ना 3 में ना 13 में समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला यहाँ कोई नहीं, समाजवादी को जानने वाला यहाँ कोई नहीं। इंडिया गठबंधन के अपने आप को सुरमा कहते थे और इंडिया गठबंधन बंगाल में कितना बचा ये जानते नहीं, और बैठ करके 2 लाइन लेकर के जो टीवी जीवी अपने आप को बना करके हर जगह रेलेवेंस अपनी साबित करने का जो प्रयास है, उस पर क्या जवाब दिया जाएगा? अरे बंगाल की जनता से जाकर के पूछिए, बंगाल की जनता से। अभी ये अपने बैठे हुए देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड है, पीछे फूल लगा रखे हैं, बहुत अच्छा पर्दा टंगा हुआ है। मैं कहां बैठा हूं? मैं बैठा हुआ हूं अभी जहां पर अमित शाह जी का रोड शो शुरू होने वाला है प्राची जी। मैं बैठा हुआ हूं, एक हमारे कार्यकर्ता है उनकी दुकान के अंदर बैठा हुआ हूं। ये फर्नीचर की दुकान है छोटी सी, आप कहेंगे कैमरा घुमा करके दिखाता हूं आपको। जो जमीन पर है आप उस चीज को भांप नहीं पा रहे हैं, जो जमीन पर है आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आज बंगाल की जनता कोने कोने में जाकर के कह रही है कि हमको परिवर्तन चाहिए। 15 साल पहले परिवर्तन का नारा लेकर के ममता बनर्जी ने सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनाई थी, और उस परिवर्तन के नाम पर पश्चिम बंगाल को क्या मिला? 6000 के ऊपर कंपनियां यहां से बाहर चली गई, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया, तुष्टीकरण की राजनीति हो गई, घुसपैठियों को आकर के बैठा दिया गया, 26,000 नौकरियों पर स्कैम हो चुका, यहाँ के जो युवा थे उनको पलायन करना पड़ रहा है। ये स्थिति है। तो आप तो सर अपना चेहरा प्राची जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। ये अभी 15 मिनट बोले, मैं एक शब्द नहीं बोला, ये कैसी बदतमीजी हुई? कहीं जहाँ बैठे हुए ऐसी चल रहा है, फिर कह रहे हो कि हम आए बहुत कष्ट में हैं, कष्ट में, तो फिर आप टीवी डिबेट में क्यों? अब तक तो रैली में वहाँ पे वोट मांगते रहना चाहिए, वोट में आप लथपथ होना चाहिए। अनुराग जी, तो आप दिखाई नहीं पड़ रहे। अनुराग जी, बेहतर है कि आप बेहतर है कि आप इंडिया अलायंस के नेताओं को देखें, उन्हें सुने, टीएमसी वालों को देखें, बजाय इसके कि सिद्धार्थ यादव कैसे दिख रहे हैं, उनके चेहरे पर पसीना है या नहीं, बजाय इसके आप अपनी तैयारियां देखें, ज्यादा बेहतर होगा। ये तो आश्वस्त है भाई, ये तो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, तो कंप्लीट करने मेरे को उत्तर पूरा करने दीजिए। ये ना 3 में ना 13 वालों को आप इतना समय दे दे रहे हैं, इनको उसका 1.1% वोट भी नहीं मिलता है बंगाल में, चुनाव भी नहीं लड़ते हैं लोग। आप भी ना जाने किनको बुलाते हैं, बैठाते हैं और उनसे बुलवाते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव पूर्ण रूप से टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। 15 साल पहले जो वादे करके ममता बनर्जी आई थी, वो वादा खिलाफी यहाँ पे जनता के साथ हुई है। जो भय की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, उसको जनता पराजय करके भरोसे की ओर जाना चाहती है। आज इतने 15 साल की शासन के बाद पश्चिम बंगाल की जो हालत है, उसकी जनता जवाब मांगेगी, तो ये सारी पार्टियां आ जाती है कवर फायर देने के लिए ममता बनर्जी को। क्यों? क्योंकि केवल राजनीतिक हित है। अभी राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया, कह रहे अरे उसी पे खुशी मना रहे, कोई खुशी नहीं मनाता। आप ही के नेता है, आप ही के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और वो आकर के पहला ओपिनियन पोल दे रहे हैं चुनाव के लिए। जाके उनको समझाइए ना, राहुल गांधी के भरोसे यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है जनता के भरोसे। जनता वर्सेस ममता है ये चुनाव, और जनता ममता को कह रही है कि अब बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा।
ऐसे आपको जो बंगाल के अंदर आपने तुष्टीकरण की राजनीति, युवाओं के साथ धोखाधड़ी, ये जो आपने करने का काम किया है, अब वो और नहीं भाई चलेगा। आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो ध्रुवीकरण का आरोप लगा देते हैं। खैर इस पर जवाब देंगी, यहाँ पर बैठी हैं सोफिया जी। उससे पहले घोष साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल के, वो मुझे बताएंगे। आप बताइए सुधाशील घोष साहब, अभी अनुराग जी हों चाहे सोफिया खान हों, सब कह रहे हैं भाई पश्चिम बंगाल में तो इतनी ही वोटिंग होती है, इस पर इतना खुशी जाहिर करने की कोई बात नहीं है, बीजेपी के फेवर में कुछ है नहीं। ये ममता बनर्जी की जो लोक लुभावनी योजनाएं हैं या जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उसका इंपैक्ट है कि आज वोटर घर से बाहर निकला है। आप कैसे रीड कर रहे हैं सर इन आंकड़ों को? देखिए, यहाँ पर जो पोलिंग है, जो जिस एरिया में आज पोलिंग हो रहा है 152 असेंबली, यहाँ पर जनरली पोलिंग थोड़ा हाई होता है, लेकिन जो एएसडी का डेटा, जो एसआईआर का डेटा निकल गया है, उसके कारण पोलिंग और भी हाई लग रहा है। लेकिन जो पैटर्न यहाँ पर चेंज दिख रहा है वो है हिंदुओं का वोट, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम असेंबलीज होता है, मुस्लिम डोमिनेटेड असेंबलीज होता है, वहाँ पर जनरली 90-92% वोट हो जाता है। लेकिन जो हिंदू डोमिनेटेड असेंबलीज होता है, वहाँ पर जनरली 75-78% वोट होता है। लेकिन आज सुबह से जो ट्रेंडिंग दिख रहा है, हिंदू असेंबलीज में भी, वो डोमिनेटेड असेंबलीज में भी 90% से भी ज्यादा वोटिंग हो रहा है। इसके मतलब जो भाजपा वाले इतने दिन बोल रहा था कि हिंदू वोट का एकजुट हो गया है, ये जो एक साथ आ गया है, वो वाला फैक्टर आज दिख रहा है। सेकेंड थिंग, एक चीज है, जो हिंदू है, जो भाजपा को कार्यकर्ता है, वो बूथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बोल रहा हूँ, जो बीरभूम का नागपुर से आ रहा है रिपोर्ट। वहां पर एक बीजेपी का जो बूथ एजेंट था, उसके जो बेटे हैं, उसको किडनैप किया गया। 2 घंटे तक उसका कुछ अता पता नहीं था। बाद में सीआरपीएफ ने जाके उसको वापस लेके आया। बट ये जो बूथ एजेंट था, उसने ये बूथ छोड़ के नहीं गया, इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद भी। तो ये जो मेंटालिटी अभी भाजपा वाले दिख रहा है, तो वहां पर ये दिख रहा है कि ये डू और डाई सिचुएशन है। और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी क्लियरली दिख रहा है। इसलिए जो माइग्रेंट लेबर होता है, वो भर भर के वापस बंगाल में आया और ये चुनाव के लिए वो आया है और वो वोटिंग डाल रहा है। इसीलिए ये इतना हाई परसेंटेज है। यहाँ पर बहुत हीट है। अभी दोपहर के टाइम हमने सोचा था कि वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा डाउन होगा। पहले जो 4 घंटे का 10% के आसपास पर आवर वोटिंग हो रहा था, शायद ये दोपहर के लंच के बाद वो 5 to 6% रहेगा। बट वहां पर भी हमने देखा कि 8% प्लस पर आवर में वोटिंग हो रहा है। इसके मतलब जनता ने ये रीड कर लिया कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं खुद का वोट खुद डाल सकूं और मेरे जिस कैंडिडेट को पसंद है उसको वोट कर पाऊं, उसके सुविधा लेना चाहिए। इसलिए भरपूर वोटिंग हो रहा है। और यहाँ पर आज 40,000 के आजू बाजू के जो बूथ है, वहां पर पोलिंग हो रहा है। जो हिंसक घटना आया है, हार्डली 20 to 25 ऑल ओवर बंगाल। बिल्कुल ठीक है सर, जिस तरीके से आप रीड कर रहे हैं, उस इलाके के आप जानकार हैं, मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ। मैंने अलीपुरद्वार के आंकड़े देखे, कूच बिहार के आंकड़े देखे, जलपाईगुड़ी के देखे, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, इन तमाम जगहों पर, इन तमाम इलाकों में 80% से ऊपर अभी तक वोटिंग हो चुकी है। शाम 4 बजे तक आंकड़ा है। क्या कहता है आंकलन? ये 80% की जो वोटिंग है, ये लहर वाला चुनाव है? और अगर लहर वाला चुनाव है तो किस ओर जा रही है ये लहर? ये लहर वाला चुनाव ही है, क्योंकि ये सारे जो इलाका है, ये पूरा भाजपा के फेवर में था 2019 से। 2021 में भी उसको यहाँ से अच्छे रिजल्ट मिला, 2024 में भी मिला। तो अभी यहाँ पर इतना भरपूर वोटिंग हो रहा है और हिंदू डोमिनेटेड जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर हो रहा है। तो इसके मतलब भाजपा वो सारे सीट शायद रिमेन करने जा रहा है। सबसे जो मजे के अपडेट मुझे आ रहा है वो मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में, जहां पर बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स है। और ये माना जाता था कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस अच्छे फॉल करने वाले हैं। लेकिन वहां का जो मुस्लिम भाइयों से बात हो रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग भी चेंज के लिए वोट कर रहे हैं। तो ये लोग तो भाजपा के लिए वोट नहीं करेंगे। तो इसके मतलब ओपिनियन पोल में जो डेटा हमारे पास आ रहा था कि रिवाइवल ऑफ कांग्रेस इन मामू एरिया, मतलब मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, वो भी देख रहा है। तो ये अगर होता था, तो हो जाता है, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए और भी यहाँ पर मुश्किल आ जाएंगे। क्योंकि ये जो कोर एरिया है, इन मुर्शिदाबाद आउट ऑफ 26 उसको 2021 में मिला था, मालदा में 8 सीट्स मिला था, उत्तर दिनाजपुर में 7 सीट्स मिला था। बट यहाँ पर अगर कांग्रेस का रिवाइवल हो जाता है, उसका फायदा तो भाजपा को मिलेगा ही। ऊपर से तृणमूल कांग्रेस का सीट सिंगल डिजिट में पूरा नॉर्थ बंगाल में आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने सर कही कि यहाँ पर मुर्शिदाबाद में और मालदा में जिस तरीके का मूड देखने को मिल रहा है, या उत्तर दिनाजपुर में जिस तरीके से मूड देखने को मिल रहा है, ये टेंशन भरा हो सकता है टीएमसी के लिए। अब सोफिया जी, एक तो इंडिया अलायंस के नेता विपक्ष राहुल गांधी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि बीजेपी आपकी उपेक्षा में कितनी ज्यादा मजबूत है, और दूसरा डेंट भी पहुंचा रहे हैं वो आपको उन इलाकों में जहां आपका कोर वोट बैंक है।
देखिए, जो फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जो 4 महीने से जो लोग यहाँ पे फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इनके अगर देखा जाए तो जमीनी सही से नेता तक नहीं है, इनको स्टार कैंपेनर भी बाहर से बुलाने पड़ते हैं। तो ऐसे में ये बात समझ में आती है कि ये लोग जितना भी चिल्ला ले, लेकिन 4 मई को इनकी जो सरकार है वो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो 65 भी थी वो अभी मुझे लगता है 50 भी पार नहीं कर पाएगी, ये मुझे लगता है पर्सनली। और बाकी जहां तक मैंने अभी भी कहा कि एसआईआर को लेके जो मैंने अभी कहा, जिसको बिल्कुल उल्टा समझा गया, मैं नहीं कह रही। देखिए, चुनाव आयोग और भाजपा ने जो करने की कोशिश तो की, ऑब्वियसली लोगों को परेशान जरूर किया, और लोग कहीं ना कहीं नाराज भी हैं कि किस तरीके से उन लोगों को लाइन लगा के एसआईआर की हियरिंग के नाम पर जो भी यातनाएं जो लोगों ने सही है, रोहिंग्या 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 कह के 1.5 करोड़ रोहिंग्या जो शुभेंदु अधिकारी 4 महीने से चिल्लाता रहा, लेकिन कोई रोहिंग्या यहाँ पर नहीं मिला। और अभी सुबह तक ये लोग सनातन सनातन सनातन, शुभेंदु अधिकारी, अभी आप छोड़ दीजिए पहले उन्होंने क्या किया, आज सुबह तक वो लोग बस वही रट लगाया हुआ है, सनातन सनातन सनातन। अरे भाई, यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं सुननी है, यहाँ पे लोगों को जो महिलाओं को जो चाहिए था वो मिल जी, रहा वो तो है। छोड़ दीजिए, मैं उन बयानों पर जाऊंगी तो आपके नेताओं के भी अनगिनत बयान हैं जिन्हें कोट करके बीजेपी के नेता कहते हैं कि आप मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती हैं। आपने नैरेटिव का जिक्र किया, भाई नैरेटिव बीजेपी बना देगी या नैरेटिव बीजेपी के समर्थन वाले लोग बना देंगे? अब बीजेपी के लिए राहुल गांधी नैरेटिव बनाएंगे, ये सुनकर मुझे अटपटा लगता है। सोफिया खान जी, कौन क्या कहता है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपने बल पर, अपने अकेले बल पर पश्चिम बंगाल में लड़ाई कर रही है, और ये मुझे नहीं लगता। देखिए, कांग्रेस तो पहली बात है कि यहाँ कोई फैक्टर नहीं रखता, भाजपा कुछ हद तक रखता है क्योंकि वो लोग केंद्र सरकार में है, और ये फाइटिंग सीधे सीधे जो है वो पश्चिम बंगाल के लोगों की भाजपा के साथ है। और यहाँ पे कौन क्या कहता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली लोगों के पास जो हम गए वो हमारे उन्नयन के आधार पर, उन्नयन पांचाली जो हमारा रिपोर्ट कार्ड था, 15 साल जो हमने काम किया, उसके आधार पर हमने वोट मांगे। फर्क पड़े या ना पड़े, बीजेपी के नेताओं का बयान तो आप खारिज कर सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी का बयान कैसे खारिज करेंगी? भाई नेता विपक्ष हैं, इंडिया अलायंस के नेता हैं, सबसे पहला ओपिनियन पोल तो उन्होंने ही दे दिया है। और अगर आपने सुना नहीं है सोफिया खान जी, तो मैं वो आपको जरूर अभी सुनवा देती हूँ। उससे पहले घोष जी कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, मैं फिर आपको सुनवा दूंगी, जिसमें वो कह रहे हैं ममता बनर्जी की ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से वो हार रही है और बीजेपी मजबूत है। बोले घोष जी। देखिए, यहाँ पर दीदी ने जो बात बोली ना कि ये जनता के मन में ममता दीदी है, ये सब चीज, मुझे लगता है उनका जो ग्राउंड पॉलिटिक्स है वो बहुत पहले ही खत्म हो गया था जब आईपैक का एंट्री हुआ था यहाँ पर। तो आईपैक ने तो अभी लास्ट 20 डेज में ऑफिस बंद कर दिया, इसलिए शायद उनको रीड नहीं हो रहा, तो ये बीजेपी का नैरेटिव के लिए वो बात कर रहे हैं। दीदी, एक चीज मुझे समझा दीजिए, अगर एसआईआर के लिए बीजेपी के लिए खतरा बन रहा है और ये टीएमसी के लिए अच्छे हो रहा है, तो जनरल किसी का भी नॉलेज रहेगा तो बीजेपी इसको रुकने का कोशिश करेगा और टीएमसी इसको बढ़ावा देगा। उल्टा क्यों हो रहा है? टीएमसी इसको रुकने की क्यों कोशिश कर रहा है और भाजपा इसको क्यों बढ़ावा दे रहा है? पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज यहाँ पर जो है, जो आईपैक का जो इम्पैक्ट था, जो नैरेटिव बनाने का, तो वो तो पूरा के पूरा फ्लॉप हो गया है। जो उन्नयन पांचाली बोल रहा है, अब देखिए किसी भी इलेक्शन में आप लड़ने जाओगे तो वहां पर एक ही चीज होता है कि पहले पॉलिटिकल पार्टी रेडी होता है और उसके बाद वो जनता के पास जाता है कि हमको वोट डालो, ये हमारा पॉइंट है। बट यहाँ तो बात उल्टे हो गया। आप किसी भी वेस्ट बंगाल के कॉर्नर में चले जाओ और किसी को भी पूछो तो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि हम तो तैयार है परिवर्तन के लिए। क्या भाजपा तैयार है हमारे वोट लेने के लिए? ये वहां पर सेटिंग चल रहा है। ये बात क्यों जनता कर रहा है? तो जनता का दिन में जब सब कुछ तैयार हो जाता है, उसके बाद फेयर इलेक्शन होता है, वो आके भरपूर वोटिंग करते हैं, बम्पर वोटिंग होता है, उसके बाद एक ही चीज निकल के आता है, यहाँ पर परिवर्तन का नारा ऑलमोस्ट फिक्स हो गया। बिल्कुल ठीक है सर, आप ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इस पर एक छोटी प्रतिक्रिया सोफिया जी दे दीजिए, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने आप ही की बात को कोट करके बोला, और राहुल गांधी आप कहें तो मैं फिर आपको सुनवा दूं अगर आपने नहीं सुना है राहुल गांधी ने कैसे आपकी हार की भविष्यवाणी कर दी है। बोलें सोफिया जी। देखिए, फिलहाल ये सबको पता है कि पूरे देश में अगर कोई लोहा ले सकता है, टक्कर ले सकता है प्रधानमंत्री जी से, तो वो ममता बनर्जी हैं और उनके सिवा और कोई है नहीं। तो मे भी हो सकता है कि राहुल गांधी को एक अपना डर सता रहा होगा कि कहीं ममता बनर्जी अगर इस बार पश्चिम बंगाल में उन्होंने चना चबवा दिया मोदी जी को, जो करने वाली भी हैं, तो कहीं उनकी जो तख्ती है, जो उनका जो परिवारवाद का जो तख्ता है, वो कहीं वहां से खिसक ना जाए। तो खैर उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते। फिलहाल हमारा जो एजेंडा है
पश्चिम बंगाल को जीतना है, और पश्चिम बंगाल को जीतने के बाद डेफिनेटली दीदी ने भी कहा है कि 2029 की हमारी डेफिनेटली एक रणनीति बनेगी। और ये बात अच्छी नहीं लगेगी अनुराग जी को। अभी अनुराग जी कह रहे थे इंडिया गठबंधन कितना इंटैक्ट है, कितना मजबूत है। आपने तो यहीं पर कलाई खोल दी। आपने तो 2021 के बाद भी ममता दीदी ने यही बात बोली थी। उसके बाद गोवा में जाके इतना बड़ा जीरो लेके वापस आ गया और उसका ऑल इंडिया पॉलिटिक्स का सपना वहां पर क्यों खत्म हो गए थे। उसके बाद जो बड़े स्टेट है उत्तर प्रदेश या गुजरात, वहां पर जाके तृणमूल कांग्रेस से क्यों फाइट नहीं कर पाए। जो छोटे छोटे स्टेट है वहां पर कांग्रेस को जाके स्लीप करके कुछ एमएलए लेके चुनाव लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट ममता बनर्जी फेस है तो इंडिया अलायंस में तो वो भी पार्टनरशिप में है, तो वहां पर इंडिया अलायंस में भी उनको फुल सपोर्ट क्यों बाकी पार्टी से नहीं मिल रहा है कि आप ही यहाँ से लीडर। सर मैं जवाब लेती हूँ। सिद्धार्थ जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास में जा रही हूँ। लेकिन एक बात जो सोफिया जी ने कही वो अनुराग जी को अच्छी नहीं लग रही होगी। अनुराग जी इस पर बात करने के लिए बहुत अभी उत्साहित भी होंगे, बताएंगे इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ जी, सोफिया जी अभी भी कॉन्फिडेंट हैं भाई, कितने भी आंकड़े हो, कितनी भी परिवर्तन की बात हो, उनको लग रहा है कि भाई आपको वापस जाना होगा, बैरंग दिल्ली लौटना पड़ेगा, कुछ नहीं हो रहा हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स से। अच्छा ठीक है, मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगी, आपके पास लौटूंगी, संपर्क आपसे टूट गया है। इस पर एक जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी। फिर बाकी जो हिस्से हैं पश्चिम बंगाल के जहां जहां चुनाव हुआ है वहां घोष साहब मुझे असल रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन अभी देखिए कल ही खुल गई आपकी बात की इसी शो में, तो कम से कम ऐसी बातें, ऐसी दावे तो करें जो साथ के साथ ना खुलें। देखिए सिद्धार्थ जी के पास अभी एकदम आवाज चली जाएगी, मैं आपको सच बता रहा हूं। सिद्धार्थ जी होलो रे बीजेपी ये बारे हार लो रे। सिद्धार्थ जी तुम ही दिल्ली चले जाओ रे, बेकार क्यों नो एखे टाइम नष्ट করছো दादा, चले जाओ। इसीलिए आप देखो उनको आवाज पहुंच गई होगी। सवाल यह है कि देखो भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दे की बात नहीं करती। एक देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, वो मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रही है। वो पश्चिम बंगाल में जाके वहां हिंदू मुस्लिम पे बात कर रही है, सोचो आप। और हमसे पूछ रहे हैं सिद्धार्थ जी कि आपका आप 3 में ना 13 में पश्चिम बंगाल में आप कहां हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है ना, जो उनकी नीयत है कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को अपने ही राज्यों से काट दो। अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उड़ीसा हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम पूरे देश पे अपना अधिकार रखते हैं। हम सनातनी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। ये सनातन को मानते हैं कि नहीं मानते। जब हम ही को नहीं मान रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आप होगे नहीं हो, फिर कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में सनातन की बात कर रहे हो आप। तो जो सनातनी होगा तो पूरे हिंदुस्तान में होगा, जो हिंदू सनातनी होगा तो पूरे हिंदुस्तान में एक होगा। अनुराग भदौरिया जी आज थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये बात तो सोफिया जी ने कही थी कि बीजेपी वाले सिर्फ सनातन सनातन करते हैं, पश्चिम बंगाल में इससे वोट नहीं मिलने वाले हैं। और आपने भी सनातन सनातन करना शुरू कर दिया अनुराग जी। अब आप कौन किसके साइड है, कौन किसके साइड से खेल रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी रुके घोष जी, अभी कुछ अच्छा देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बंगाल में शाम 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 90% मतदान हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। रिकॉर्ड तोड़ मतदान पश्चिम बंगाल में। बंगाल में शाम 5 बजे तक 90% मतदान हुआ है, ये ताजा आंकड़ा आ चुका है। 90% मतदान शाम 5 बजे हुआ है और यही रिकॉर्ड तोड़ मतदान बता रहा है कि ये चुनाव लहर वाला चुनाव है। अब ये लहर किसकी चल रही है, ये तो जनता ने आज ईवीएम में कैद कर दिया है और 4 मई को ही इसके नतीजे सामने आएंगे। लेकिन ये तय है कि जनता ने आज घर से बाहर निकलकर वोटिंग में हिस्सा लिया है, बम्पर वोटिंग की है और इसीलिए 90% का आंकड़ा सामने आ गया है। ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है बंगाल में। 90% वोटिंग शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। 90% वोटिंग पश्चिम बंगाल के पहले फेज में यानी 152 सीटों पर हुई है, यानी बम्पर वोटिंग हुई है, लहर वाली वोटिंग हुई है। अब इस लहर को बीजेपी अपने पक्ष में डिकोड कर रही है, टीएमसी अपने पक्ष में डिकोड कर रही है। लेकिन ये तो जनता ने तय कर दिया है कि परिवर्तन वाला चुनाव बनेगा या ममता बनर्जी के जीत के चौके वाला चुनाव बनेगा। 90% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। अब इसे कैसे रीड करेंगे घोष जी, अगर आप मुझे बताएं। 90% वोटिंग किसी राज्य में अगर हो रही है, पश्चिम बंगाल के पहले फेज में हो रही है, तो अब ये किधर जा रहा है? ये 90% क्या है? देखिए इसमें 2 चीज साफ है। जो चीज मैंने पहले बोल रहा था कि यहाँ पर जो वोटिंग का पैटर्न होता है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड असेंबलीज है वहां पर
90% से ज्यादा पोलिंग होता है, बट जो हिंदू डोमिनेटेड असेंबलीज है वहां पर 75-78 का आसपास पोलिंग होता है। तो इसलिए जो एवरेज पोलिंग वेस्ट बंगाल का होता था अब तक वो 82%, 83% आ जाता था। बट यहाँ पर अगर 90% पोलिंग हो रहा है तो मैं जो चीज पहले बोल रहा था कि हिंदू वोट का कंसोलिडेशन, हिंदू वोट ये थाम लिया कि इस बार होगा तो होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा, सो वोटिंग करना ही पड़ेगा। तो हिंदू वोट कंसोलिडेटेड हो रहा है, उसका हायर पोलिंग हो रहा है, और हिंदू वोट का हायर पोलिंग का परसेंटेज के मतलब ये भाजपा के लिए डेफिनेटली गेन होने वाला है। दूसरा एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पर जो चीज बोला जाता था कि एसआईआर में इतना नाम डिलीट कर दिया, इसलिए लोग यहाँ पर बहुत गुस्से में है, ये जो यहाँ का इंसान है ये बहुत गुस्से में है। बट असल में जो एसआईआर का कांड हुआ उसके बाद जो एएससी वोटर था, जो एक्चुअली फेक वोटर था, जिसको छप्पा किया जाता था 30-40%, वो अब पूरा के पूरा निकल गया। तो इसलिए ऑटोमेटिकली वोटिंग परसेंटेज और भी हाई लग रहा है। तो ये जो ओवरऑल हो रहा है, किसी भी तरीके से आप देखो, हिंदू वोट कंसोलिडेशन होता है वो भी टीएमसी के अगेंस्ट जाने वाला है, और अगर ये एसआईआर का इफेक्ट है, एसआईआर का डिलीशन के बाद ये वोटिंग परसेंटेज एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हायर वोट दिख रहा है, तो वो भी टीएमसी के अगेंस्ट में जाने वाला है। देखिए, झारग्राम का इलाका 91% वोटिंग हुई है, बीरभूम में 92% वोटिंग हुई है, झारग्राम में 91%। अपने आप में सोचिए, कभी जो नहीं हुआ वो पश्चिम बंगाल में इस बार हुआ है। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है 90%, लेकिन एक एक करके इलाकों की भी तस्वीर अब साफ हो रही है। बीरभूम में 92% और झारग्राम में 91, यानी 91% वोटिंग हुई है। बोले घोषी। 2021 का ये जो 152 असेंबलीज में आज पोल हो रहा है, इसका अब ओवरऑल वोटिंग ले तो वहां पर 83% पोलिंग हुआ था, जो अभी तक 90% क्रॉस हो गया, तो उसके मतलब एंड ऑफ द डे 92, 93, इवन 95% तक पहुंच सकता है। तो 95% या 92% तक भी अगर पहुंचता है तो 10% का वोट इंक्रीज, तो ऑब्वियसली इतना वोट इंक्रीज होगा तो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट ही होता है, और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होता है। जब स्टेडी गवर्नमेंट है और उसको वापस लाना है, वोटिंग परसेंटेज जनरली पिछले साल से कम हो जाता है, पिछले टर्म से कम हो जाता है, बट इस बार ज्यादा हुआ, और वो भी 10% से भी ज्यादा। तो इसके मतलब फोर्थ में ये 152 सीट्स जो है वहां पर टीएमसी ट्रेली करने वाला है, ऐसी इंडिकेशन लग रहा है अगर सेफोलॉजी के हिसाब से आप देखो। बिल्कुल ठीक है। अब सोफिया जी से तो ऐसे ही रीड किया जाता है ना कि भाई जनता के मूड में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में वो बाहर निकल रही है, और सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है। आप खुद ही सोचिए, पश्चिम बंगाल रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 90% से ऊपर कई इलाकों में वोटिंग हो रही है। मुश्किल तो नहीं हो जाएगी? देखिए, घोष जी यहाँ पर बैठ के यहाँ अभी भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो है वो ज्यादा है मुसलमानों का वोट पड़ा था, वोटिंग पड़ा था, पोलिंग हुआ था, और हिंदुओं का नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज है ना वो सिर्फ 30% है। बाकी ममता बनर्जी अगर इससे पहले 2024 और 21 के जो चुनावों में जीतती आई हैं सांसद और विधानसभा में, तो वो ऑब्वियसली जो है बहुमत के साथ अगर वो जीती हैं तो सिर्फ मुसलमानों के वोट से या माइनॉरिटीज के वोट से नहीं, बल्कि ओवरऑल पश्चिम बंगाल के जितने भी धर्म के लोग हैं उन सारे वोटों से वो जीती हैं बहुमत के साथ। तो मुझे लगता है ये फेक नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए, और आने वाले चुनाव में इस बार जब 4 मई को दीदी का परचम लहराएगा तो अभी इनको कुछ और एजेंडा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये रोहिंग्या आतंकवादी। लेकिन सोफिया जी, जिस 30% की बात आप कर रही हैं, वही 30% 75% से ज्यादा 75% से ज्यादा इंटैक्ट होकर ममता बनर्जी को वोट करता है। ये बड़ा फैक्टर है। ये आंकड़ा भी तो बताइए ना। 75% अगर मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी को मिल रहा है तो जीत तो सुनिश्चित हो ही जाएगी। यही बात घोष जी कह रहे थे अभी। देखिए यहाँ पर नहीं, देखिए यहाँ पर अभी जैसे हुमायूं कबीर को तैयार किया गया प्लानिंग बी के तहत, खैर छोड़िए, अभी यहाँ पर और भी लोग हैं, सीपीएम के अपने वोट बैंक्स हैं, कांग्रेस के भी हैं, भले उनकी जीत नहीं होती है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ अपने सबके एक वोट बैंक है जो अभी भी सुरक्षित है। जी, अपने हिसाब से अब आप चर्चा कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कांग्रेस के अस्तित्व को नकारा था, सीपीएम के अस्तित्व को नकारा था, लेकिन जब 75% एकमुश्त मुसलमान वोटों की बात आई तो आपको कांग्रेस की भी याद आ गई, सीपीआई की भी याद आ गई। भाई ये आंकड़ा झुटलाया नहीं जा सकता ना सोफिया जी। जब वोट लिया है तो मान लीजिए भाई 75% एक कम्युनिटी का वोट आपको मिलता है। सुन लीजिए सोफिया जी, ऐसा क्या है कि जिसका 75% वोट आपको मिलता है उसकी बात करने में आप इधर उधर की बात करने लगती हैं। अभी सेकंड फेज का चुनाव बाकी है, नुकसान ना हो जाए मैडम जी। घोषी, फिर मैं सर आपके पास आ रही हूँ, बस एक छोटा काउंटर वो कर रहे हैं, बोले घोषी।
हाँ, दीदी जो बात बोल रही है कि यहाँ पर मैं फेक नैरेटिव बना रहा हूँ, ये उनको बोल के 4 मई तक अगर संतुष्टि मिलता है तो मुझे बहुत खुशी है, मुझे कुछ बोलने का नहीं है। लेकिन ये जो 30% आप वोट बैंक की बात कर रहे हो, इसके 90% वोट 85 सीट्स में कंसोलिडेट है। उसमें से अगर आप 2021 में देखो तो एक ही सीट जो भांगड़ सीट है, जिसको आईएसएफ का नौशाद सिद्दीकी ने जीता था, वो सीट छोड़ के बाकी 84% सीट ही आपको मिला था। और वो सारे जगह में अगर आप वोटिंग का पैटर्न देखो तो टीएमसी वालों को वहां पर 55% मिनिमम वोट से लेकर 75-80% तक वोट मिला था। और भाजपा का वोट, वो जो 85 सीट्स है, वहां पर 12% से लेकर 18% तक मैक्सिमम था। तो यहाँ पर ही पूरा गेम हो रहा है ना, कि जो आप बोल रहे हो कि ये कहाँ गया रोहिंग्या, कहाँ गया बांग्लादेशी, ये जो एडजुडिकेशन में इतने सारे लोग भाग गए, उसके बाद जब वो ट्राइब्यूनल में गए तो उतने लाख वोटर में से बस 139 वोटर को वापस मिला वोटर लिस्ट में। तो यही है ना बांग्लादेशी, यही है ना रोहिंग्या, इसके ऊपर तो अभी केस होगा, इसके नाम कैसे वोटर में आ गया। और अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं होता है दीदी, तो ये जो साद रेड्डी है, बच्चों का नाम गायब है, वो समय के हिसाब से पता चल जाएगा कि क्लर्क एकदम साद रेड्डी की बात कर लीजिए, भाजपा के साथ मिलकर क्या करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम दृढ़ हैं। पश्चिम बंगाल के जितने भी बचे कुचे वोटर्स हैं, 91 लाख को अगर हम बात भी देते हैं, तो बचे कुचे वोटरों ने चलें, वो तो 4 मई को पता चलेगा। सोफिया जी, आपके दावों में दम है, आज सिद्धार्थ जी अभी थे, उनकी बातों में दम है जी, या फिर जो राहुल गांधी ने प्रेडिक्शन कर दिया है वो ठीक है, तो 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट, बोले सर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, बोले इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड तोड़ है, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां हिंसा उपद्रव होती है, वोटर घर से बाहर नहीं निकलता है। अमीन साहब। प्राची जी, हमारे जो अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के, सुरक्षा अधिकारी हैं, और हमारे वोटर हैं जिन्होंने शांतिप्रिय वोट दिया और वोट कराया गया, वो सिर्फ संभव हो पाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अपनी योजना थी और उनका कार्य शैली थी, जो आज दर्शा दिया गया। अभी ये भी कह रही थी इस बात को कि एसआईआर भी ठीक हुआ, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन भी ठीक हुआ है, और इलेक्शन में दुर्घटनाएं जो होती थी वो बंद हो गई, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, और हर आदमी, हमारे हर वोटर ने अपने को सुरक्षित महसूस किया है, इसलिए सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। इसलिए हमारी हर जो एजेंसीज हैं वो बधाई के पात्र हैं। अब देखिए अनुराग जी, अभी आप कह रहे थे ना पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा होता है, तो देखिए फिर मैं कह रही हूँ, आप जो कह रहे हैं आज उसका उलट हो जा रहा है डिबेट में बार बार। पहली बार ही है भाई, पहली बार है कि 90% का आंकड़ा क्रॉस हो रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, मैंने फिर बोला है कि इसके पहले भी 85, 86 ठीक है, 2-3% बढ़ा है, कई जगह थोड़ा कम होगा, कई जगह ज्यादा हुआ है, 90% बढ़ा है, इसके बीच में हमेशा रहता था, 89 भी हुआ है परसेंटेज में, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये मतदान जो पड़ रहा है, जो वोट पड़ रहा है, वो इसलिए पड़ रहा है, जो थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़ भी रहा है, वो इसलिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी राजनीति को हराना है। और जो महिलाएं हैं वो समझ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके अधिकारों को नहीं देना चाहती। वो जो उनका अधिकार था रिजर्वेशन, जो उन्हें 33% मिलना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। उसमें अगर बिल में संशोधन करते तो उसमें 543 सीट पे ही रिजर्वेशन दे देती, जो उन्होंने नहीं दिया। तो ये मैसेज महिलाओं तक पहुंचा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग करती है, सिर्फ एक नाटक करती है, और वो महिलाओं को अब उनका अधिकार नहीं दिलाना चाहती। अगर दिलाना होता तो 2023 में बिल पास हुआ था, 2024 में उनको अधिकार मिल जाता। आज वो सदन में बैठ के अपने अधिकार की बात खुद उठा रही होती, हम लोगों को नहीं उठानी पड़ती, उनको हमारे आपकी जरूरत नहीं पड़ती, या टीवी डिबेट में आके हमें आप उनके लिए नहीं चिल्लाना पड़ता। वो पार्लियामेंट में बैठ के अपना अधिकार आपसे छीन लेती। आप क्या उनकी वकालत करेंगे? पुरुष क्यों उनकी वकालत करेगा? 33% आपने रिजर्वेशन दिया होता तो आपने छीन लेती अपनी अधिकार, क्यों नहीं दिया आपने? जिसका नतीजा मतदान कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हैं भैया, आपको मैं आपसे कुछ कह ही नहीं रहा हूं, आप क्यों परेशान भैया? हमारा मतदान अच्छा हुआ है, महिलाओं का अधिकार की इलेक्शन कमीशन का मतदान अच्छा हुआ है भाई, महिला अधिकार नहीं दिलाना चाहते आप? क्या बधाई दीजिए ना इलेक्शन कमीशन। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, लेकिन देखिए गोल पोस्ट बदलते रहे, अब आपको महिलाओं की भी चिंता हो गई, महिलाओं की भी चिंता हो गई, लेकिन महिलाओं का ये बिल क्यों रुका, ये सच्चाई सबने देखी है सदन के अंदर, उस पर जाऊंगी तो लंबी बहस हो जाएगी। वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।